नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहली खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल हुआ पास। पीड़िता कोमा में गई या फिर मौत हुई तो दोषी को मात्र 10 दिन में हो जाएगी फांसी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़िता के कोमा में जाने या फिर मौत हो जाने के दोषी होने पर 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी इस बिल का समर्थन किया है। दोस्तों, इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए इस कानून के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या इस तरह का कानून पूरे देश में भी लागू होना चाहिए? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पेरिस पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट्स को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, भारत के लिए अब तक पेरिस ओलंपिक का सफर काफी अच्छा रहा है। भारतीय एथलीट्स अब तक 15 मेडल जीत चुके हैं, जिनमें से 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल है। दोस्तों, 15 में से 8 मेडल सिर्फ 5वें दिन आए, जिसमें गोल्ड भी शामिल है। 5वें दिन कई भारतीय एथलीट्स ने देश का नाम रोशन किया, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आरजीकर अस्पताल में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों को सहयोग नहीं कर रही है ममता सरकार। सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जवानों के लिए अपर्याप्त व्यवस्थाओं पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद यहां सीआईएसएफ की तैनाती की गई थी और अब केंद्र ने इस आदेश का पालन करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के खिलाफ कंटेम्प्ट केस फाइल किया है। आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ के 92 कर्मी तैनात हैं, जिनमें से 54 महिला कर्मी हैं। केंद्र का आरोप है कि अस्पताल की सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ कर्मियों को आवास की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हाथ में लिया हथौड़ा, सिर पर लगाई टोपी, अब रेलवे ट्रैकमैन्स के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने जानी उनकी समस्याएं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी अक्सर मजदूर वर्ग के बीच में जाकर उनके हालचाल पूछते हैं और उनके काम के बारे में भी सीखते हैं। इसी बीच दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने रेलवे ट्रैकमैन्स के बीच में पहुंचकर भी उनकी समस्याओं को आज जाना। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया। इसमें राहुल गांधी के हाथ में हथौड़ा नजर आ रहा है, वे सिर पर टोपी लगाए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रैकमैन की जैकेट भी पहन रखी थी। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि रेलवे को गतिशील और सुरक्षित बनाए रखने वाले ट्रैकमैन भाइयों के लिए सिस्टम में न कोई प्रमोशन है न ही इमोशन। भारतीय रेलवे कर्मचारियों में ट्रैकमैन सबसे ज्यादा उपेक्षित है। उनसे मिलकर उनकी समस्याओं और चुनौतियों को समझने का मौका मिला। रेलवे को गतिशील और सुरक्षित बनाए रखने वाले ट्रैकमैन भाइयों के लिए सिस्टम में न कोई प्रमोशन है और न ही इमोशन। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, ट्रैकमैनों के लिए प्रमोशन का प्रावधान भारतीय सरकार को करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। स्वाति मालीवाल ने द्रौपदी चीरहरण की फोटो शेयर की। मारपीट मामले में केजरीवाल के पीए विभव को जमानत मिलने के बाद किया पोस्ट। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को अपने एक्स अकाउंट से एक फोटो को शेयर किया। इसमें महाभारत के द्रौपदी चीरहरण के दृश्य को दिखाया गया था। इस पोस्ट के साथ मालीवाल ने कोई कैप्शन नहीं लिखा है। हालांकि इसे विभव कुमार को जमानत मिलने से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में 100 दिन से जेल में बंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य है। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पुतिन के घर में घुसा चीन का भेदिया, ड्रैगन को बेच डाली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, हाथ मलता रह गया रशिया। जी हां दोस्तों, चीन किसी का सगा नहीं है। चीन के लिए कहावत मशहूर है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत को तो वह पहले से ही धोखा देता आ रहा है, लेकिन अब उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त पुतिन की पीठ में छुरा घोंप दिया है। जिस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बदौलत रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी बादशाहत मानते हैं, ड्रैगन ने पुतिन के घर में भेदिया घुसाकर वो टेक्नोलॉजी चुरा ली है। यह खुलासा होने के बाद रूस में हड़कंप मच गया। मास्को की एक अदालत ने पुतिन की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले एक एक्सपर्ट को देशद्रोह के आरोप में 15 साल की सजा सुनाई है। दरअसल दोस्तों, मीडिया कर्मियों की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी साइंटिस्ट अलेक्जेंडर शितलुक वर्षों से पुतिन के खास प्रोजेक्ट हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान पर काम कर रहे थे। इसी बीच चीन के जासूसों ने उनसे संपर्क किया और वो टेक्नोलॉजी देने का सौदा कर लिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि शिपल्यूक ने 2017 में हुई एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का क्लासिफाइड डेटा बेच दिया था।
चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सीबीआई केस में केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ी। रावेज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया, सीएम को समन्स जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की रावेज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया और केजरीवाल को समन्स जारी किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, शरत रेड्डी के साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नितिन गडकरी बोले, हाईवे टनल दुर्घटना के लिए डीपीआर बनाने वाले दोषी अधिकारी घर से गूगल पर काम करते हैं, मंत्रियों के लिए अफसर ही सब कुछ है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे और टनल के निर्माण में आने वाली दिक्कतों के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान नेशनल हाईवे, रोड और टनल के कंस्ट्रक्शन में आ रही समस्याओं पर टिप्पणी की। गडकरी ने कहा कि डीपीआर बनाने वाली कंपनियों के मालिक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, वे बिना किसी विस्तृत जांच के अपने घरों से गूगल पर काम करते हैं। हमारी सरकार डीपीआर मिलने के बाद केवल टेंडर जारी करने का काम करती है। आमतौर पर मंत्री टेक्निकल शब्दों को नहीं समझ पाते, इसलिए हमें ऐसे लोगों को हायर करना पड़ता है। कुछ बड़ी कंपनियां अपने फायदे के हिसाब से डीपीआर बनवा लेते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी लगता है भारत में सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों में सबसे पहले नंबर पर नितिन गडकरी ही आते हैं? इनका कोई भी हेटर नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में छात्र को गो तस्कर समझकर मार डाला, गोरक्षकों ने 30 किलोमीटर कार का पीछा किया, 5 अपराधियों ने सरेंडर किया। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पलवल में गोरक्षकों ने कार सवार छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना 23 अगस्त की है। मृतक की पहचान फरीदाबाद के रहने वाले आर्यन मिश्रा के रूप में हुई है। वह 12वीं कक्षा का छात्र था। इस मामले में 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल दोस्तों 3 सितंबर को पुलिस ने खुलासा किया कि पकड़े गए लोग गोरक्षा दल से जुड़े हुए हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि डस्टर गाड़ी में कुछ तस्कर शहर में घूम रहे हैं। वहीं आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ डस्टर गाड़ी में नूडल खाने के लिए गया था। गोरक्षकों ने उन्हें तस्कर समझकर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया। इसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसमें गोली लगने से आर्यन की मौत हो गई। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है, राहुल गांधी ने नेताओं से राय मांगी। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। चंडीगढ़ में इसी फार्मूले से निगम लोकसभा चुनाव जीते। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियां चंडीगढ़ मेयर और लोकसभा चुनाव में साथ आने का फार्मूला दोहराना चाहती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में नगर निगम और लोकसभा चुनाव जीता था। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। दरअसल दोस्तों, सोमवार शाम को हुई केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। पार्टी ने गठबंधन के लिए दीपक बाबरिया, अजय माकन और भूपेंद्र हुड्डा की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यानी कि दोस्तों आने वाले समय में बिल्कुल भी अचंभित न हो, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ सकती है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्य में दोनों पार्टियों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वह गठबंधन में लड़ा था। राज्य की कुल 10 सीटों में से 9 कांग्रेस ने लड़ी थी और 1 आम आदमी पार्टी को मिली थी, जिनमें से कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, लेकिन आम आदमी पार्टी को मिली कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी हार गई थी। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बारिश, बाढ़ से 33 की मौत, 432 ट्रेनें हुई कैंसिल, 23 राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना, गुजरात में रेड अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है। दोनों राज्यों में अब तक 33 लोगों की मौत हो गई। इनमें 17 लोग आंध्र प्रदेश और 16 लोग तेलंगाना से थे। सोमवार की दोपहर तक लगभग 432 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। 139 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उन्होंने अपने 50 साल के पॉलिटिकल करियर में यह सबसे बड़ी त्रासदी देखी है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात के सूरत और भरूच जिले में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आईएमडी ने अगले 3 दिनों में गुजरात में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं दोस्तों आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 4 सितंबर को 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं दोस्तों इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मैनपुरी में बोले योगी आदित्यनाथ, सपा के डीएनए में गुंडागर्दी, चाचा की नियति धक्का खाना, जाति के नाम पर बटिए मत, कई देशों में इन्होंने दीप खरीदे होंगे। जी हां दोस्तों, मैनपुरी में सीएम योगी ने कहा कि सपा के डीएनए में गुंडागर्दी है। नवाब ब्रांड सपा का वास्तविक चेहरा है।
है। 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, नीलामी होती थी, वसूली में चाचा भतीजा की एक समान भागीदारी होती थी। जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को ढकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेकर भाग जाता था। चाचा की नियति है हमेशा धक्के खाकर वहीं पड़े रहना। वहीं दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद 361 करोड़ रुपए की 379 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। 393 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी बांटे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। झारखंड सिपाही भर्ती परीक्षा में 10 किलोमीटर दौड़ से 11 अभ्यर्थियों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए होने वाली दौड़ में अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक उम्मीदवार अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए इस दौड़ की प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू हुई थी, लेकिन अचानक से 28 अगस्त को झारखंड के एक जिले से 4 अभ्यर्थियों की मौत की खबर आई। दौड़ की इस प्रक्रिया में अभी तक कुल मिलाकर 11 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल में लड़कियों को 5 और लड़कों को 10 किलोमीटर दौड़ तय समय में लगानी होती है। अब दोस्तों सवाल उठ रहे हैं कि बाकी राज्यों के मुकाबले झारखंड में सबसे ज्यादा किलोमीटर की दौड़ क्यों कराई जाती है, क्योंकि दोस्तों अभ्यर्थियों की लगातार मौत की खबरें चिंता का विषय बनती जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। निफ्टी ने लगातार 14 दिन तेजी का रिकॉर्ड बनाया। ये एक अंक चढ़कर 25,279 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 10 दिन बाद गिरावट आई। जी हां दोस्तों, 1996 में लॉन्च हुए निफ्टी इंडेक्स ने लगातार 14 दिन चढ़कर बंद होने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2007 में निफ्टी ने लगातार 11 दिन की तेजी दिखाई थी। वहीं जनवरी 2015 और अप्रैल 2014 में लगातार 10 दिन की तेजी आई थी। यानी कि दोस्तों 3 सितंबर निफ्टी एक अंक की तेजी के साथ 25,279 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स में 4 अंक की गिरावट रही। यह 82,555 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स में यह गिरावट 10 दिन की तेजी के बाद देखने को मिली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व और ICICI बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस और ONGC के अलावा इन्फोसिस भी रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आज सोने चांदी में आई गिरावट। सोना 102 रुपए गिरकर 71,409 पर आया। चांदी भी 401 रुपए सस्ती हुई। जी हां दोस्तों, सोना चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 102 रुपए गिरकर 71,409 रुपए पर आ गया। सोमवार को इसके दाम 71,511 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी 401 रुपए गिरकर 82,379 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले सोमवार को चांदी 82,780 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुभाष चंद्रा बोले, मुझे विश्वास है कि सेबी चेयरपर्सन भ्रष्टाचार में लिप्त है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी मर्जर डील टूटने के लिए भी माधवीपुरी बुच को जिम्मेदार ठहराया। जी हां दोस्तों, जी के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर पक्षपात, भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यापार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सेबी चेयरपर्सन भ्रष्ट है, क्योंकि सेबी में पद संभालने से पहले वह और उनके पति की संयुक्त आय लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, जो अब 40 से 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो गई है। मीडिया और जांच एजेंसियों की ओर से इसकी जांच की जानी चाहिए, जिसमें सेटल और कंपाउंड किए गए मामलों और कंपनियों की ओर से दी गई कंसल्टेंशन फीस का एनालिसिस शामिल होना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान का कर दिया सूपड़ा साफ, अब भारत को हराने पर नजर, बांग्लादेश के कप्तान ने दे दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों नजबुल शांतो की कप्तानी में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात दे दी। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज जीती है। इस ऐतिहासिक जीत से टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया, जो उसे भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने पर प्रोत्साहित कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 19 सितंबर से शुरू होगी। अब बांग्लादेश के कप्तान नजबुल शांतो ने उम्मीद जताई है कि पूरी टीम भारत के खिलाफ भी एकजुट होकर प्रदर्शन करना चाहेगी। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या बांग्लादेश भारत को हराने की औकात रखता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बढ़ेगी सेनाओं की ताकत, फाइटर जेट्स, रडार समेत 1.45 लाख करोड़ रुपए के इन खतरनाक हथियारों को खरीदने को मिल गई मंजूरी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस
एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत भविष्य के लिए तैयार फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, डोनियर 228 विमान, अगली पीढ़ी के तेज पेट्रोलिंग वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक में सोमवार को 1,44,716 करोड़ के 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इनमें से 99% खरीद भारत और विदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत स्वदेशी सोर्स से ही होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इस राज्य में प्रधानमंत्री किसान योजना में मिली काफी खामियां, 35% गैर हकदार लाभार्थियों ने उठा लिया फायदा, मात्र 0.24% से हुई वसूली। जी हां दोस्तों, असम में केंद्र की प्रमुख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कार्यान्वयन समस्याओं से ग्रस्त रहा। इस योजना के तहत 35% आवेदक इसका लाभ पाने के लायक ही नहीं पाए गए थे और इन गैर हकदार लाभार्थियों को जारी की धनराशि का मात्र 0.24% ही वसूला गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट में इस तथ्य का बड़ा खुलासा हुआ है। यानी कि दोस्तों, जिन किसानों को मदद दी गई है वह किसान पात्र ही नहीं थे और जब उनसे वापस पैसा लेने की बात आई तो मात्र 0.24% यानी कि 1% से भी कम किसानों से वसूली हो पाई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। नेटफ्लिक्स ने विवाद के बाद सीरीज IC 814 में बदलाव किए। ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के रियल और कोड नेम शामिल किए। हिंदू नामों पर था विवाद। जी हां दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने विवादित सीरीज IC 814 द कांधार हाईजैक में मंगलवार 3 सितंबर को बदलाव कर दिया। अब दोस्तों, सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में ही हाईजैकर्स के रियल और कोड नाम दिखाए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, IC 814 द कांधार हाईजैक में आतंकवादियों के हिंदू नामों पर विवाद था और इसे बैन करने की मांग भी की गई थी। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजकर सफाई मांगी। इसके बाद आज नेटफ्लिक्स की इंडिया कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल मंत्रालय पहुंची। सीरीज में इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट को हाईजैक करने वाले आतंकी पूरी घटना के दौरान रियल नामों की बजाय कोड नेम जैसे कि बर्गर, चीफ, शंकर और भोला इस्तेमाल करते नजर आए। सोशल मीडिया पर लोगों ने IC 814 में हाईजैकर्स के हिंदू नामों को लेकर आपत्ति जताई। आरोप लगाया गया कि आतंकवादियों के रियल नाम छिपाने की कोशिश है। IC 814 सीरीज 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गुजरात में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरा, 3 क्रू मेंबर्स हुए लापता, एक को बचाया गया, कार्गो शिप पर रेस्क्यू के लिए गया था। जी हां दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर तट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव अरब सागर में गिर गया। हेलीकॉप्टर पर सवार 4 में से 3 क्रू मेंबर्स लापता हैं, एक को बचा लिया गया है। हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। घटना सोमवार 2 अगस्त की बताई जा रही है। दोस्तों, ICG ने मंगलवार 3 सितंबर को सुबह 10:12 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हादसे की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर पोरबंदर तट से 45 किलोमीटर दूर कार्गो शिप पर रेस्क्यू मिशन के लिए गया था। हेलीकॉप्टर पर 2 पायलट और 2 गोताखोर सवार थे, जिनमें से एक गोताखोर को बचा लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा। कहा, भाजपा बुलडोजर नीति पर बेनकाब हुई, देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के लोकतंत्र विरोधी अभियान से जनता की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, ना कि सत्ता के चाबुक से। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं तो जल्दी से उस लोकसभा सीट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।